तो ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ कॉमन फैक्ट्स को। तो सबसे पहला फैक्ट है हमारा कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व और बुद्धि में, इसको ऐसे लिखिए, व्यक्तित्व एवं बुद्धि के विकास में, तब ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने में आसान होगा। व्यक्तित्व एवं बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि के विकास में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं कैसे। व्यक्तित्व का मतलब आप जो हैं, आपका जो अस्तित्व है, आपके काम काज के रेफरेंस में या आपके दिखने के रेफरेंस में, ये सब कुछ आपका व्यक्तित्व है। इन सभी चीजों पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। पहली बात ये है। और दूसरी बात है कि आपकी बुद्धि के विकास में भी वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जिस वंश परंपरा में जन्म लेते हैं, वहां से जो कुछ भी गुण अर्जित करते हैं अनुवांशिकता के माध्यम से, वो सभी चीजें आपको किसी जगह पर रहने में, कोई निर्णय लेने में, किसी काम को करने में, किसी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद करते हैं। बुद्धि का यही सब काम है ना। बुद्धि की एक परिभाषा है, समायोजन की योग्यता को ही बुद्धि कहा जाता है। तो आप किसी जगह पर अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, किसी समस्या के उत्पन्न होने पर आप उसके लिए कोई समाधान प्रस्तुत कर पाते हैं, कुछ सोच सकते हैं, कोई निर्णय ले सकते हैं। ये सारी चीजें बुद्धि के अंतर्गत आती हैं और इन सारे गुणों पर आपके वंशानुक्रम का या आपकी अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला फैक्ट है, हमारा दूसरा फैक्ट है कि जीन्स कहते किसको है। आप में से किसी ने पूछा भी था उस दिन, आंसर तो बिल्कुल वैसा ही है। जीन्स का मतलब हो गया अनुवांशिक गुणों की कोड की हुई सूचनाएं, कोड की हुई सूचनाएं। कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटिकल ट्रेट्स। ये आपके समझने के लिए है। बाकी अगर आप ज्यादा डिटेल में इसको जानना चाहते हैं तो गूगल कीजिए या फिर किसी बायोलॉजी के बुक में आपको ये चीज रिपीट कर दीजिए ना, अच्छा से नहीं सुनाई दिया। ओके ओके। मैंने बताया कि कोडेड इंफॉर्मेशन ऑफ हेरिडिटिकल ट्रेट्स, अनुवांशिक गुणों की कोड की हुई सूचनाएं। अनुवांशिक गुणों की कोड की हुई सूचनाएं। अब एक प्रश्न आएगा मन में कि कोड की हुई सूचनाएं किसको कहते हैं। ठीक है। तो कोडिंग और अनकोडिंग आपने रीजनिंग वगैरह में इसको बनाया भी होगा, ये बनाने के लिए मिलता है। तो कोड की हुई सूचनाओं का मतलब होता है सूचनाएं अपने मूल स्वरूप में नहीं होती है, क्योंकि नेचुरल मूल स्वरूप मतलब जो उसका नेचुरल रूप है वो तो हमें नहीं पता। हम मनुष्य हैं और हम जिस भाषा को जानते हैं, अगर उस भाषा में सूचना दी हुई है
तो हम इजीली समझ जाते हैं। अगर किसी ऐसे लैंग्वेज में सूचना दे दी जाए जिस लैंग्वेज को हम नहीं जानते, तो वो हमारे लिए वर्थलेस है। ठीक है, तो ये तो जेनेटिक्स है ना, शरीर के अंदर का मामला, इधर तो कोई लैंग्वेज काम नहीं आता। तो यहाँ पर नेचर ने, प्रकृति ने अपने हिसाब से इसको कोड में बदल करके भेज दिया। ठीक है, ये जनरली रासायनिक संरचना जैसी होती है, इसीलिए इसको कोडेड इंफॉर्मेशन कहा जा रहा है, या कोड शब्द यहाँ पर यूज किया जा रहा है। तो आपकी जितनी भी अनुवांशिक सूचनाएं हैं, जो भी आपके अंदर हेरिडिटिकल ट्रेट्स हैं, ये इसी जीन्स के माध्यम से आपके शरीर तक पहुंचे हैं। और आप जानते हैं कि जीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो क्रोमोजोम्स में पाए जाते हैं। यानी क्रोमोजोम्स को हमने दो हिस्सों में बांटा था, ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोजोम्स। इसको कंबाइंड रूप से हम लोग क्रोमोजोम कह रहे हैं। क्रोमोजोम में क्या होता है, जीन्स होता है। और जीन्स क्या है, तो अनुवांशिक सूचनाएं जो कि कोड की हुई है। इस कोड को तोड़ना पड़ता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। एक बच्चे के निर्धारण के दौरान ये स्वतः उसके अंदर ट्रांसफर होता है और अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। आप हिंदी या इंग्लिश जानते हैं तो आप तो चाहेंगे कि हमें हिंदी या इंग्लिश में मिले इंफॉर्मेशन। जो कोड की हुई सूचनाएं हैं वो इसी तरीके से काम करे, ऐसा नहीं होता। अब मान लेते हैं कि किसी के जीन्स में किसी बच्चे में प्रवाहित हो रहा है ईमानदारी वाला। अब ईमानदारी के लिए ऑनेस्टी लिखा हुआ जीन्स तो नहीं जाएगा ना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो तो एक गुण है, उसका कोड एक अलग तरह का होगा। हम जिस लैंग्वेज में समझते हैं जनरली वैसे ही हमारी मानसिकता बनने लग जाती है। तो आप इससे अलग उठिए, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग डिक्शनरी होता है। आप जैसे जाएंगे देखेंगे पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिक्शनरी होता है। तो यहाँ पर अगर कोड वर्ड यूज किया गया है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉमन बोलचाल के भाषा में हम लोग जो कोड, पासकोड ये सब यूज करते हैं, ये इससे थोड़ा अलग हट करके होता है। रासायनिक संरचना है और रासायनिक संरचनाओं के अनुरूप ही इनकी कोडिंग होती है। अब देखते हैं कि जीन्स जो है उसके जो कोड होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज होता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक्चुअली 1950 में पहली बार जीन के दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का पता लगाया गया। 1950 में पहली बार जीन्स के दो मॉलिक्यूल्स को खोजा गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। जैविकीय आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, अगर बोले सूक्ष्म कण बोला जाता है मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, या उसका सबसे छोटा हिस्सा आप कह सकते हैं, मौलिक हिस्सा। तो ये चीज 1950 में ढूंढा गया। और आपको मैंने बताया था पिछले क्लास में कि वाटसन और क्रिक, इनको नोबेल अवार्ड मिला था, उन्होंने इसी विषय पर काम किया था। इसी के लिए वाटसन और क्रिक को नोबेल अवार्ड मिला था। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जेनेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ है, या इनमें से कौन जेनेटिक्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो अभी तक हमने तीन नाम को देखा। पहला हमने मेंडल को देखा था, जॉन ग्रेगर मेंडल को। इसके बाद हमने देखा है वाटसन और क्रिक को। आगे और भी इंफॉर्मेशन आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना होता है, प्रश्न इसी तरह से निर्मित किए जाते हैं। तो जीन्स में जो दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ढूंढे गए, उसमें से एक था डीएनए और दूसरा था आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो दोनों ही नाम में आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, एनए। एनए डीएनए के साथ भी लगा हुआ है, आरएनए के साथ भी लगा हुआ है। एनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, एनए का मतलब हो गया यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए, तो डीएनए का फुल फॉर्म हो गया डीऑक्सीराइबो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सीराइबो और राइबो। बस अब यहाँ से आपको याद रहेगा इसका फुल फॉर्म। कई बार यहाँ तक जाता है, इसके नीचे तो नहीं जाता चूंकि वो फिर बायोलॉजी और जूलॉजी वगैरह का सेक्शन हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि डीएनए वास्तव में क्या चीज है। तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में तमाम तरह की कोशिकाएं हैं, ठीक है। करोड़ों अरबों कोशिकाओं से मिल करके हमारा ये बॉडी बना हुआ है। कोशिकाओं का जो आकार है वो आपके सिर के एक बाल का मतलब कह सकते हैं आप 1000वां हिस्सा, ठीक है। वो उतना महीन संरचना है हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। ये कोशिका है। इस कोशिका में से कई कोशिकाएं हर रोज जन्म लेती हैं और हर रोज बहुत सारी कोशिकाएं मरती हैं। इसका एक नेचुरल प्रोसेस हमारे बॉडी में बना हुआ है। आप जो रगड़ करके नहाते हैं, आपके शरीर से जो मैल गिरता है वो डेड सेल्स है, उसका बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। उसमें से भी तमाम तरह के सेल ही भरे हुए हैं। हमारे पूरे बॉडी में, मैंने एक लाइन में कह दिया, हमारे पूरे बॉडी में सेल ही भरा हुआ है। उसी से हमारी ये बॉडी निर्मित है। कहा जाता है कि जीवन की सबसे छोटी इकाई सेल है। जीवन की आधारभूत इकाई या मौलिक इकाई कोशिकाओं को ही माना जाता है। तो इस कोशिका में से प्रत्येक अपने आप में इंडिपेंडेंट भी होता है। हर कोशिका को बचाने के लिए नेचुरली उसके ऊपर एक आवरण होता है, कवर होता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं हम लोग। कोशिका झिल्ली के नाम से आप जानते हैं इसको। इसके बाद हर कोशिका को मूव करने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसको एनर्जी आप कह सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को। यहीं पर जो जैविकीय द्रव्य पाए जाते हैं इसी को डीएनए कहा जाता है, ठीक है। यानी सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आरएनए, ये सब कुछ आपस में जुड़े हुए। तो कोशिकाओं का जो मूव हो रहा है, इनका जो वर्क हो रहा है, ये हमारे जीवन की आधारभूत इकाई है। यानी हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट पर कोशिकाओं के इन क्रियाकलाप का प्रभाव पड़ता है अनिवार्य रूप से। और जो कुछ भी प्रभाव पड़ रहा है वो सारी सूचनाएं एक जगह जाकर एकत्र हो रही हैं, ठीक है। ये सारी सूचनाएं एकत्र हो रही हैं। तो हर चीज के लिए, हर इंफॉर्मेशन के लिए एक जीन्स निर्मित हो जा रहा है। आपके जितने भी तरह के अनुभव हैं ये आपके जीन में जाकर के सुरक्षित हो जा रहे हैं। अभी ग्रुप में मैंने एक मैसेज डाला था, इस साल जो मिला है नोबेल अवार्ड, उनको मिला है इसी चीज के ऊपर, जेनेटिक एडिटिंग के लिए। यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग इस लेवल पर पहुंच चुका है कि अब वो किसी के जीन में जाकर एडिट कर सकता है। फोटोशॉप वगैरह आप जानते हैं, देखते हैं, दिन रात करते होंगे एडिटिंग वगैरह किसी न किसी चीज की। तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं। आप सिर्फ अपने होठों के मूवमेंट से ही किसी गाने पर पूरा सेट कर देते हैं। वो चाइनीज ऐप जो था, बंद हुआ, क्या था नाम, लॉकडाउन के समय जो बंद हुआ, टिकटॉक, यस, ठीक है। या इस तरह के और भी हैं। एक देखता हूँ मैं, बहुत सारे लोग आजकल गाना उस पे बना रहे हैं, एमवी करके कुछ है, एमवी मास्टर शायद ऐसा करके कोई एक है, ठीक है। तमाम तरह के ऐसे ऐसे ऐप्स हैं। तो वही चीज है। तो वहां पर आप देखते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो एडिटिंग कहलाता है। वहां पर डालता है कि पिक्चर को एडिट कीजिए, पिक्चर के बैकग्राउंड को आप एडिट कर सकते हैं। यानी किसी खींची हुई फोटो को इजिली आप उसके बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। आप चाहे तो गलवान घाटी का सीन पीछे डाल दें, या फिर आप अरेबियन सी का कोई साइट वहां पर उठा करके डाल दें। फोटो वही है, लेकिन आप उसमें जो फेरबदल कर रहे हैं वो एडिटिंग है। तो जेनेटिक्स भी अब इस हद तक पहुंच चुका है कि वो किसी जेनेटिक डिजीज को या किसी ट्रेट को घटा सकता है या फिर बढ़ा सकता है। मान लेते हैं कैंसर का जो कारक है, किसी वैसे जीन्स का पता लगा लेगा और उसको एडिट कर देगा। अब उसके वंश में फिर कभी किसी को कैंसर नहीं होगा।
कैंसर के जीन्स को ही उसने एडिट कर दिया। तमाम तरह की ऐसी जो परेशानियां हैं जिससे मानवता त्रस्त है, इन चीजों में छेड़छाड़ किया जाना संभव है। मनुष्य यहाँ तक पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही है? तो ये जीन्स में सूचनाएं हैं, सूचनाओं का एक बड़ा सा भंडार है, पूरा आपका व्यक्तित्व कह सकते हैं सूचनाओं के रूप में दर्ज है, और ये सूचनाएं जीन्स के माध्यम से उपलब्ध है, और हम अब उसमें एडिटिंग करने में भी सक्षम हो चुके हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस बार के सीटेट में ये प्रश्न रहे, चूंकि कोई बड़ी घटना अगर किसी चीज से रिलेटेड होती है तो ऑटोमेटिक वहां से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो जेनेटिक्स इस बार हिट हो सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ना केवल सीटेट में बल्कि और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर जेनेटिक्स इस साल इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि नोबेल अवार्ड मिल रहा है ना, वो भी जेनेटिक एडिटिंग के लिए मिल रहा है। तो जेनेटिक्स का एक पूरा चैप्टर आपके पास क्लियर कट होना चाहिए, कब क्या हुआ, और मेन चीज है कि उसके लिए नोबेल अवार्ड अगर मिल रहा है तो उन्होंने जरूर कोई महत्वपूर्ण खोज की होगी, उस चीज को समझना है। तो पूरी की पूरी एक स्ट्रीम बन करके तैयार हो जाएगी, और वो धारा जब तैयार होगी तो फिर आप उसके हिसाब से अपना नोट्स कंपाइल कीजिएगा, आगे चल करके वो काम आएगा। समझ गए यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं कि वातावरण का क्या सर मतलब है। हाँ बोलिए। जी, सर वो जेनेटिक इंजीनियर का नाम बताइएगा ना। आपके ग्रुप में पूरा डिटेल मैंने डाल सर रखा वो है, जेनेटिक इंजीनियर जिनको नोबेल अवार्ड मिल रहा है। इस साल जिनको मिल रहा है, इस साल जिनको मिलने यस वाला, सर। उसी का नाम पूछ रहे हैं ना आप? देखिए इसमें से एक का नाम है इमैनुअल शारपेंची, इमैनुअल शारपेंची, और दूसरे का नाम है जेनिफर डैडोना, जेनिफर डैडोना। नाम तो पूरा भयानक है सर, याद नहीं रहेगा। देखिए नाम पे आप इसलिए कमेंट नहीं कर सकते कि हम उनके नाम पर हंसेंगे तो वो भी हमारे नाम पे हंसेंगे। हमारे यहाँ के नाम का भी तो कुछ वैसा ही प्रोनाउंसिएशन वहां होगा। ठीक है, तो ये उनका कल्चर है, ये उनका लैंग्वेज है, आपको नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अभी कि वातावरण का क्या अर्थ है। पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, तो अब यहाँ पर एक धारणा हमारे दिमाग में बन सकती है कि वातावरण से हमारा तात्पर्य इस टॉपिक में कुछ खास चीजों के साथ ही होना चाहिए जो हमारे पॉइंट को समझने के लिए हेल्पफुल हो। वैसे तो वातावरण को बचपन से आपने पढ़ा होगा, वात जोर आवरण, यानी हवाओं का जो एक आवरण है उसी को हम वातावरण कहते हैं। इस तरह की चीजें आपको बताई गई हैं, आपने पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पर हम वातावरण का एक अलग मीनिंग देखेंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। व्यक्ति में उन सभी तरह की उत्तेजनाओं, व्यक्ति में उन सभी तरह की उत्तेजनाओं उन सभी तरह की उत्तेजनाओं को वातावरण के अर्थ में वो वातावरण के अर्थ में समझा जाता है, जो जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक, जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक उसे प्रभावित करती रहती है। उसे प्रभावित करती रहती है।
सबने लिख लिया है? चलिए ठीक है, इसको एक बार मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ जो परिभाषा दी गई, यहाँ जो परिभाषा नहीं बल्कि जो अर्थ यहाँ पर बताया गया, वो आपके इस टॉपिक को समझने के लिए इम्पोर्टेंट है बस। इन्वायरमेंट साइंस के सब्जेक्ट में ये वाला अर्थ नहीं चलेगा। हालांकि सच्चाई है ये, लेकिन फिर भी हर सब्जेक्ट को लिखने का, पढ़ने का अपना एक अलग मेथड होता है, अपना एक अलग तरीका होता है, तो ये वहां पर यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग वातावरण का अर्थ उसी चीज को समझ रहे हैं जो किसी व्यक्ति के गर्भधारण से लेकर के उसके मृत्यु काल तक निरंतर प्रभावित करता रहता है। तो तमाम तरह के वो जो स्टिमुलस उसके सामने आते रहते हैं, वो तमाम तरह की जो उत्तेजनाएं उसके सामने आ रही हैं, जो जन्म के आरंभ से लेकर के मृत्यु तक उसको निरंतर प्रभावित कर रही है, उसी को वातावरण कहा गया है। वो सारा का सारा फैक्टर यहाँ पर वातावरण है। ठीक है, यानी सब कुछ, जो चीज भी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु की अवस्था तक प्रभावित कर रही है मनुष्य को, वो वातावरण के अर्थ में समझी जाएगी। सीधा सीधा फैक्ट। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अनुवांशिकता का क्या अर्थ होता है। अनुवांशिकता को ही हम लोग वंशानुक्रम कह रहे हैं। वंशानुक्रम जब यूज हो रहा है तो वहां पर इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेरिडिटी, और जब अनुवांशिकता यूज करते हैं तब इसके लिए शब्द यूज करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स और हेरिडिटी ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, इनका समान अर्थ होता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वंश के क्रम से जो प्राप्त हुआ इसी से उसको वंशानुक्रम का नाम दे दिया गया, और अनुवांशिकता तो वो भी उसी का एक पर्यायवाची शब्द है। इसका अर्थ हम लोग देखते हैं कि अनुवांशिकता का तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक गुणों के संचरण से होता है। संचरण यानी ट्रांसमिशन, के संचरण यानी ट्रांसमिशन से होता है। जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। जो माता पिता से बच्चों में जीन्स के माध्यम से प्रवेश करता है। यह एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा जो आपने लिखा है, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। स्पष्ट कहा जा रहा है कि अनुवांशिकता का तात्पर्य, यानी अनुवांशिकता का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक गुणों का ट्रांसमिशन। इसी को अनुवांशिकता कहते हैं। अब तो क्लियर हो गया ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुवांशिकता क्या है? तो अनुवांशिकता का मतलब है शारीरिक और मानसिक गुणों का ट्रांसमिशन। अब ये भी ध्यान रखिए किन किन गुणों का, शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के गुणों को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है अनुवांशिकता के अंतर्गत। इनका ट्रांसमिशन ही अनुवांशिकता कहलाता है। और ये ट्रांसफर कैसे होता है, ट्रांसमिट कैसे होता है? तो जीन्स के माध्यम से माता पिता अपने बच्चों में मतलब माता पिता से अपने बच्चों में जीन्स के माध्यम से ये ट्रांसफर होता है। यही है जेनेटिक्स का मीनिंग। तो आई होप कि इस टॉपिक के फिनिश होने तक में आपने जेनेटिक्स और हेरिडिटी के बारे में मैक्सिमम चीजों को समझ लिया होगा। कोई भी कंफ्यूजन रहने से आप लोग आपस में भी एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, तो फिर
कोई रिमेडियल क्लास इसके ऊपर ले ली जाएगी।